नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पीवाईक्यू की सीरीज हमारी जो है चली हुई है, आपको पता ही है। जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपकी आने वाली जो भविष्य में परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों में से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान से देख लेना है, बार बार रिवाइज करना है तथ्यों की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज करेंगे हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल के लगभग 100 प्लस प्रश्न जो है इस सीरीज के अंतर्गत हम करने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, किस विद्वान ने निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान का नाम आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो प्रारंभिक काल होता है, पहला काल होता है, उसे जो है वीर गाथा काल नाम से जो है अभिव्यक्त किया है। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है भैया आपको, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हमेशा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति, शुक्ल जी ने हमेशा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। ऐसा नहीं है उन्होंने आदिकाल को अगर वीर गाथा काल कह दिया तो और अन्य नाम जो आदिकाल को कहा गया है आदिकाल, तो उसको जो है नकारा है, बिल्कुल नहीं नकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रारंभ हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो आदिकाल नाम दिया है, किन्होंने? हजारी प्रसाद ने। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन तो शुक्ल जी ने जो है आदिकाल भी कहना उचित ठहराया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कह दिया तो आदिकाल कहना उसे उन्होंने नकार दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया है। और अन्य विद्वानों ने भी जो है अपने अनुसार आदिकाल के जो आदिकाल का नामकरण यानी कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसका नामकरण अपने अपने अनुसार दिया है। जॉर्ज क्रिएशन ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने और राम कुमार वर्मा ने, इन्होंने भी जो है आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। इसके साथ ही एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं भाई, हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल को अन्य विद्वानों के अनुसार क्या कहा गया है। तो देख लेते हैं, विद सॉल्यूशन के साथ हमें प्रश्नों को करना है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक काल का जो नाम है यानी कि आदिकाल का जो नाम है, क्या क्या उन्होंने भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। किस विद्वान ने आदिकाल को क्या किस नाम से पुकारा है, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर गिरियशन जी के अनुसार आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को भी जो है प्रारंभिक काल कहा है। और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। उसके बाद जो है आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर वीर गाथा अगर आ जाए शब्द तो नाम आएगा रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान रखना है। अगर केवल वीर काल आ जाए तो नाम आएगा जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। हजारी प्रसाद ने आदिकाल को आदिकाल नाम नहीं दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण और संधिकाल दो भागों में बांटा है। आदिकाल को
निम्नलिखित में से दो भागों में किस विद्वान ने बांटा है? चारण और संधिकाल नाम किसने दिया है? तो ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल को केवल चारण काल कहने वाले अभी हमने पढ़ा था जॉर्ज क्रिएशन जी। आदिकाल को केवल जो है चारण काल नाम देने वाले विद्वान रहे हैं जॉर्ज क्रिएशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। और आदिकाल को चारण और संधिकाल दो भागों में बांटा है, वो बांटा है रामकुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अच्युत है? अभी हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण पढ़ा था। किस विद्वान के अनुसार? जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक अर्थात आदिकाल को जो है किन नामों से जाना था? तो देख लेते हैं। बीजवपन काल कहने वाले कौन है? मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि यहाँ पर ये मिश्र बंधु गलत हो जाएगा, आएगा महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद। उसके अलावा शीत सामंत युग कहा है आदिकाल को राहुल सांस्कृतायन ने। संधि व चारण काल दो भागों में बांटा है आदिकाल को, वो विद्वान है रामकुमार वर्मा जी। वीर गाथा काल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी और वीर काल कहने वाले विश्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो अभी मैंने बताया था वीर काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। बार बार यही प्रश्न जो है परीक्षाओं में इस प्रकार के आदिकाल के नामकरण से संबंधित काफी सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, आपको देख लेना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आपको पता ही है, वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में जब हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? अभी हमने देखा था आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले रामचंद्र शुक्ल जी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए शीत सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया? बात करें शीत सामंत युग की, तो शीत सामंत युग नाम जो है आदिकाल के लिए आप लोगों ने अभी पढ़ा था राहुल सांस्कृतायन जी द्वारा दिया गया। आदिकाल को शीत सामंत युग कहा है, तो राहुल सांस्कृतायन जी ने आदिकाल को शीत सामंत युग कहा है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एक क्वेश्चन जो है कई बार आता है, तो बार बार तथ्यों को जब आप रिवीजन करते हो, प्रश्नों को जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपके वे पक्के होते चले जाते हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरह जो है आप लोगों की अच्छी रिवीजन और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को शीत सामंत युग नाम किसने दिया है? ये भी जो है एक परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आंसर आपको पता ही है, राहुल सांस्कृतायन। अगला प्रश्न हमारा, आदिकालीन हिंदी साहित्य को शीत सामंत काल कहने वाले, फिर बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आंसर है हमारा राहुल सांस्कृतायन। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आदिकाल को बीजवपन काल किसने नाम दिया है? तो बीजवपन काल कहने वाले आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल को बीजवपन काल कहने वाले विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो वीर काल अभी हमने पढ़ा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आदिकाल के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल का जो प्रथम काल है आदिकाल कहने वाले विद्वान है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से आप लोगों को बताना है आदिकाल का नाम जो है इनमें से वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल या शीत सामंत काल। तो आदिकाल को जो है गद्य काल के नाम से नहीं जाना, क्योंकि जो है काव्य खंड के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम दो काल खंडों में बांटते हैं, एक तो हिंदी साहित्य का काव्य खंड और दूसरा जो है गद्य खंड। तो आधुनिक काल से जो हमारे गद्य की शुरुआत होती है, तो
भारतेंदु युग से जो है गद्य काल की शुरुआत होती है। तो आधुनिक युग को कहा जाता है गद्य काल। और गद्य काल आधुनिक युग को किस विद्वान द्वारा कहा गया, ये भी हम देख लेते हैं। एक रामचंद्र शुक्ल, एक सेकंड भी, रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। तो जिस प्रकार से आदिकाल को अलग अलग नामकरण दिए गए, उसी प्रकार जो है आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, इनको भी जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभाजित किया है। गद्य का आविर्भाव माना है 1900 विक्रमी संवत से 1925 तक। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रथम उत्थान उन्होंने माना है 1925 से लेकर के 1950 तक। उसके बाद जो है गद्य साहित्य का प्रसार यानी कि द्वितीय उत्थान की समय सीमा उन्होंने बताई है 1950 से लेकर 1975 विक्रमी संवत तक रहेगा भाई ये। और गद्य साहित्य की वर्तमान गति उन्होंने बताई है तृतीय उत्थान यानी कि संवत 1975 के बाद से अब तक के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले विद्वान कौन रहे? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाला जो विद्वान है, नाम आता है मिस्र बंधुओं का और गणपति चंद्रगुप्त जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा, ये हम देख ही चुके हैं, वीर गाथा काल। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल के नाम से जाना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत युग कहा है। उसके बाद जो है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके अनुसार आप जो है मिला सकते हो। आप लोगों का प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, यानी कि डी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद ने आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, इसमें से किसी साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विभाजित किया है। तो वे विद्वान कौन है? तो मैंने आपको बताया, गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति, इन सभी नाम खंडों से विभक्त करने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास को तो वे विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो 11वीं शताब्दी में रचित ढोला मारूरा दोहा जो है एक लोक भाषा संबंधी काव्य है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा घना पुराना छई पंक्ति जो है प्राचीनता की ओर संकेत करती हुई मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय और वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार से दिया है। कुशल राय वाचक यानी कि एक तो है कुशल लाभ और दूसरा है कल्लोल कवि। एक है हमारा कुशल राय या कुशल लाभ कह सकते हैं, दूसरा है ढोला मारू दोहा के रचयिता कौन है? सॉरी भाई, कल्लोल, कल्लोल कवि। तो कल्लोल कवि जो है इसके पहले प्रथम जो है सबसे पहले रचयिता माने जाते हैं। अगर पहले रचयिता माने जाते हैं, शुरुआती रचयिता ढोला मारू दोहा के, तो वे विद्वान है कल्लोल कवि। और बाद में जो है 17वीं शताब्दी में इस रचना को और अन्य चौपाई, तो आंसर होगा हमारा कुशल लाभ। तो आगे बढ़ते हैं, 11वीं शताब्दी की रचना पूछे
डोला मारू दोहा तो कल्लोल का भी आंसर होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए 17वीं शताब्दी में किसने इस रचना में जो है और अन्य पद जोड़े, वो नाम आता है हमारा कुशल लाभ जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्रश्नों में थोड़ी सी सीक्वेंस गड़बड़ हो रही है भाई, प्रश्न नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, हम प्रश्नों को देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा मानी जाती है पाली भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृत भाषा के विविध रूप है, उसमें पाली यानी प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से माना जाता है। अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है अर्धमागधी का संबंध किससे माना जाता है या पाली का संबंध किससे माना जाता है, तो ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से जो है पाली का संबंध, यानी कि पाली को जो है प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां पाली भाषा पहुंची और जैन धर्म के साथ जो है अर्धमागधी। और प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित रचना पूछी हुई है, तो यहाँ पर नाम आता है भारतीय बाहुबली रास का, जो कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश में रास नामक पहली सारस कीर्ति भारतीय बाहुबली रास जो है 1184 ईस्वी इसका जो समय है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। तो ये प्रश्न भी कई बार हमें देखने को मिलता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए, तो नाम आएगा भारतीय बाहुबली रास। क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त होते हैं, साथ ही हिंदी साहित्य के वे ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। कुमार रासों के 43 छंद प्राप्त है और इस काव्य के कवि का नाम जो है अज्ञात माना जाता है। परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों के ने अनुमान लगाया है कि दलपति विजय ही जो है खुमान रासों का कवि रहा है और ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लोल है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये इसका समय क्या रहा था, 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी की रचना ढोला मारूरा दोहा पूछी जाए तो कल्लोल कवि का आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाए 17वीं शताब्दी में ढोला मारूरा दोहा में किसने पद जोड़े और चौपाइयां जोड़कर उसे पूरा किया, तो नाम आएगा कुशल लाभ। कुशल लाभ भी लिख सकते हो या कुशल राय भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो है 17वीं शताब्दी की रचना डोला मारू दोहा के रचनाकार कुशल राव। अगर 11वीं शताब्दी की पूछी जाए तो नाम आएगा कल्लोल कवि का। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों प्रकार से ही प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुनाया या गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 21। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है चंद्रबाला रास मानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 23, देख लेते हैं भाई, क्योंकि 22 प्रश्न नंबर हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 23 को पढ़ेंगे। शालिभद्रशुरी की रचना का नाम बताइए। तो शालिभद्रशुरी की जो रचना है, इनमें से शालिभद्रशुरी की रचना है भारतीय बाहुबली रास, जो कि रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तथ्यों को बार बार रिवाइज करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से जो है हम तथ्यों की बार बार प्रश्नों को रिपीट करते हुए आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ करा देना, यही इस सीरीज का उद्देश्य है, ताकि आप जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार की जब प्रश्नों को देखो तो वहां पर कंफ्यूज ना हो कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा गया है। आपके तथ्य इतनी बार रिपीट हो जाएंगे तो आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आती है, लगता है भाई आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है।
शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो आपने देख ही लिया, भारतीय बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी ये माना जाता है। और जो ये रचना है मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगर विद्वान के अनुसार पूछ लिया जाए तो आंसर होगा मुनि जिनविजय। मुनि जिनविजय के अनुसार रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भारतीय बाहुबली रास। और रचनाकार पूछ लिया जाए तो नाम आएगा शालिभद्र सूरी। तो समय इसका 1184 शालिभद्र सूरी ने इसकी रचना की। और ये अपने समय के जो प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। और इस ग्रंथ में भारतीय बाहुबली रास या बाहुबली के चरित्र का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, पंच पांडव चरित रास के रचयिता का नाम बताइए। पंच पांडव चरित रास जो ये रचना दी गई है यहाँ पर, पंच पांडव चरित, इस रचना के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। इस रचना के रचनाकार आपको बताइए। इस रचना के रचनाकार भी शालिभद्र सूरी है। भारतीय बाहुबली रास, पंच पांडव रास, ये सभी रचनाएं शालिभद्र सूरी जी द्वारा रचित है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा उच्च कोटि के कवि है। भारतीय बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। उनकी महाभाष्यकार पतंजलि जी द्वारा जो है संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विधि रूप में अपभ्रंश जो है कहलाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप क्या कहलाते थे? अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य। अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो अवहट भाषा से तात्पर्य है हमारा ग्रामीण भाषा। अवहट अस्पष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या फिर प्रवृत्ति अपभ्रंश भी कह सकते हैं। जो अवहट है हमारा, ये किस शब्द का विकृत रूप है? अपभ्रष्ट का। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है, या फिर जो है इसे परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती का मतलब है यहाँ पर बाद की, जो अपभ्रंश के बाद की जो भाषा आई थी ना, हिंदी और अपभ्रंश, इन दोनों के जो बीच की यानी अपभ्रंश के बाद की और हिंदी से पहले की जो भाषा रही है, हिंदी से पहले की भाषा रही है, यानी कि बीच की इन दोनों भाषाओं के बीच की जो भाषा थी वही भाषा जो है अवहट कहलाई थी। ये आपको बताइए। भाषा के उसमें जब आप विकास को पढ़ते हो तो अच्छे से इस चीज को समझ के साथ करते हुए देखते होंगे। तो अवहट जो है अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। यानी इस जो अवहट भाषा को इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन नाम भी दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का माना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समय भी पूछ लेते हैं। अवहट भाषा का जो समय है वो कब से कब तक रहा? तो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो समय है अवहट भाषा का समय कहलाया। और ये संक्रांति का कालीन या फिर संक्रमण कालीन भाषा भी कहलाई। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण भाषा के बीच की कड़ी भी माना जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, या फिर ग्रामीण भाषा के जो हिंदी और उसके अपभ्रंश के बीच की जो भाषा रही है वही अवहट भाषा रही है। अवहट भाषा के मुख्य रचनाकार कौन कौन है? अब्दुल रहमान, जिन्होंने जो है संदेश रासक नाम से जो ग्रंथ लिखा, इनका जो ये संदेश रासक ग्रंथ है ये इनका एक खंड काव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है
संदेश रासक ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये इनका खंड काव्य है। और दामोदर पंडित जी द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी अवहट में ही लिखा गया है। और ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा वर्ण रत्नाकर, ये भी जो है अवहट भाषा में लिखा गया। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं अवहट में लिखी गई। और विद्यापति की जो पदावली है वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में जो है शिक्षा शब्द के लिए निम्नलिखित में से सिक्खा शब्द मिलता है। सिक्का कहा गया है अवहट में शिक्षा शब्द को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अधिकांश साहित्यकारों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पाद माना गया है, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। तो देख लेते हैं, 7वीं शताब्दी, सॉरी भाई 7वीं शताब्दी के कवि रहे, 8वीं के नहीं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि नाम, जो प्रथम कवि है वो सरहप्पाद है। राहुल सांस्कृतायन ने 7वीं शताब्दी के सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम जो है राहुल भद्र, और उनके सरहप्पा, सरोजवज्र, पदम तथा पदम वज्र आदि नाम भी इनके मिलते हैं। तो इनके मूल नाम अर्थात उपनाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वे बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं। इनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन किन्होंने किया? राहुल सांस्कृतायन ने दोहा कोश नाम से किया। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राहुल सांस्कृतायन की जो रचनाओं का संपादन किसने किया, या दोहा कोश नाम से किसने राहुल सांस्कृतायन की रचना का संपादन किया, या सरहप्पाद ने दोहा कोश नाम से किसकी रचनाओं का संपादन किया। तो किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब आप यहाँ पर देखोगे इस प्रश्न से संबंधित, तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राहुल सांस्कृतायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम कवि विमान को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान भी अलग अलग हुए हैं। यानी कि आदिकाल का प्रथम कवि कह सकते हो आप, या हिंदी का प्रथम कवि कह सकते हो। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है, ये आपको ध्यान रखना है। किस विद्वान के अनुसार किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इनमें से डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा जो है शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ये हम देख चुके हैं पहले। आगे बढ़ते हैं, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि निम्नलिखित में से कौन माना गया है? सरहप्पा। सरहप्पा जो है सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है राहुल सांस्कृतायन जी। आगे बढ़ते हैं, राहुल ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? राहुल यानी कि राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। तो किसी भी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सर्वमान्य, यानी कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार तो अलग अलग विद्वानों को माना गया है हिंदी का प्रथम कवि, लेकिन सर्वमान्य या सर्वमान्य यानी कि मतलब सर्वजन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो नाम आएगा सरहप्पा जी का। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के अनुसार माना जाता है? तो नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक भी जो है सरहप्पा माने जाते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी है। यानी कि एक विद्वान और हुए हैं जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हुए हैं, उन्होंने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक नाम और आता है, और साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप में अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही। कब तक चलती रही? 12वीं शताब्दी तक। यद्यपि इसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार से अपभ्रंश को ही हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उनका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा जो है अपभ्रंश कहा है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी के अनुसार पुरानी हिंदी को क्या कहा गया? शुक्ल जी ने जो है पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा से जो है अभिव्यक्त किया है, या फिर अपभ्रंश कहा है, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाले हजारी प्रसाद जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम आता है। इस प्रकार से इन तथ्यों में से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी तथ्य आपको एक बार से फिर रिवाइज कर लेने हैं ताकि आपको ध्यान रहे। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सेकेंड भाई। अगला प्रश्न हमारा 10वीं से एक सेकेंड भाई। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो नाम आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद ने आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा भी अलग अलग मानी गई है। शुक्ल ने विक्रमी संवत में मानी है, ये भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? पुरानी हिंदी नामकरण देने वाले विद्वान जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहले विद्वान है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाले विद्वान मैंने आपको बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो और कथन के माध्यम से पूछ लिया जाए तो हजारी प्रसाद जी का नाम आएगा। पूरा का पूरा कथन दे दिया जाए, इस प्रकार से पुरानी हिंदी से संबंधित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ऊपर हमने कथन संबंधी पूरे के पूरे जो है पॉइंट को हमने वहां पर समझा था। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार जो है प्रथम कवि कौन माने गए हैं? राजा मुंज। उसके बाद जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये भी आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लगभग 50 प्रश्नों को तो आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। बार बार रिवाइज इन्हीं प्रश्नों की हमें करनी है। तो संपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और जो हमारा गद्य साहित्य है, उपन्यास, नाटक, निबंध, सभी जो टॉपिकों के जो प्रश्न है, सभी एक एक चैप्टर के प्रश्न
हम बिल्कुल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए PYQ को उनके विद सॉल्यूशन के साथ कर जो है इस सीरीज के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा तक आपके सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी आपकी अच्छे से रिवीजन होती रहे। और जो है बीच बीच में हम नए प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? अभी हमने पढ़ा है राजा मुंज को। राजा मुंज को जो है चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है निम्नलिखित में से शंभु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पौंचरीव नाम से जो रामायण ग्रंथ लिखा था, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रामायण की रचना की, इसीलिए जो है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से अभिव्यक्त किया है। तो देखते हैं। शंभु जो है 8वीं शताब्दी के निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि वे 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो ध्यान रखना है। स्वयंभू जो है पौंचर्यु नाम से इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें 5 कांड और 83 संधियां सर्ग यानी कि सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है, इनके द्वारा लिखा गया है। ये महाकाव्य है और इसमें कितने कांड हैं? 5 कांड है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, राम के जीवन के चरित्र के आधार पर, इसमें भी जो है इन्होंने राम के चरित्र को दर्शाया है। एक जो रामायण पर आधारित जो है पौंचर्यु की रचना इन्होंने की है। तो इसमें 5 कांड है और जो है रामचरितमानस में 7 कांड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, अतः शंभु को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41। 41 निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाने वाला विद्वान अभी हमने पढ़ा था, शंभु जी आते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम आए तो शंभु जी का नाम आएगा। अपभ्रंश की कीर्ति स्वयंभू की कीर्ति का नाम बताइए। तो स्वयंभू की कीर्ति अभी हमने पढ़ी थी, इनके द्वारा लिखा गया पौंचर्यु इनका क्या है? एक महाकाव्य। ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। पौंचर्यु किसकी रचना है? पौंचर्यु निम्नलिखित में से शंभु की ही रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो ये हमें जो है पौंचर्यु में ही मिलता है कि इसमें लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पौंचर्यु शंभु जी द्वारा लिखित रचित ग्रंथ है और यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से इसमें जो है 5 कांड दिए गए हैं। अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड ये हमें रामचरितमानस में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये विद्याधर कांड जो है रामचरितमानस के अंतर्गत नहीं है। तो उसमें 7 कांड है, इसमें जो है 5 कांड है, ये आपको ध्यान रखना है। शंभु ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार, ये सब हमें देखने को इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है, आज मैं अपनी आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णित है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य इनमें से भविष्यत कहा माना जाता है? लोक लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा के लिए लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल जो है रचित भविष्यत कहा का नाम जो है उल्लेखनीय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना गया है? अपभ्रंश का भवभूति माना गया है पुष्यदंत को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 48, शायद 48 पे आ गए, हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो इनमें से जो है पौंचरीव जो रचना है वो पुष्यदंत की नहीं है, बल्कि अभी हमने पढ़ा था इस विद्वान की है, स्वयंभू की। ये आपको ध्यान रखना है। पौंचरीव पुष्यदंत की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू जी की है। इनके दो अन्य रचनाएं भी है, रिठणीचरीव, स्वयंभू छंद। इनके अलावा पुष्य जो ये पौंचरीव के अलावा और अन्य दो रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है, स्वयंभू छंद और जो है इनकी रचना रिठणीचरीव। पुष्यदंत की तीन रचनाएं मिलती है, महापुराण, जयकुमार चरिव और जसहर चरिव। इन तीनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 49, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इनमें से जो है पौंचरीव, रिठणीचरीव, स्वयंभू छंद, ये तीनों रचना जो है स्वयंभू जी की है। लेकिन महापुराण भी हमने पढ़ा था, ये किसकी है? पुष्य दंत की। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में आप जो है अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाले पहले कवि अगर पूछा जाए तो अमीर खुसरो जी का नाम आएगा। खड़ी बोली में पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो जी है। इस भाषा का इस नाम यानी कि हिंदवी से जो है उल्लेख सबसे पहले इन्हीं रचनाओं में मिलता है, इनकी रचनाओं में मिलता है। और हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि माने जाते हैं, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया है, यानी अमीर खुसरो जी द्वारा ही मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किया गया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिकबारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल इत्यादि मानी जाती हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो जी ने जो है सितार, तबला जैसे जो है वाद्य यंत्रों का भी जो है, एक सेकेंड, वाद्य यंत्रों का भी इन्होंने आविष्कार किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए इसी तरह जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। और साथ साथ जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न जो है रिपीट होते हुए भी देखने को मिलेंगे और नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिनका उल्लेख हम जो है साथ साथ करते हुए चलेंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से होती रहे। इस सीरीज का उद्देश्य है तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास। तो निरंतरता के साथ अभ्यास और तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और आज की क्लास में हमने केवल 50 प्रश्नों को ही किया है, केवल 50 प्रश्नों को किया है। 50 PYQ आदिकाल से संबंधित। नेक्स्ट 50 प्लस PYQ को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपको आदिकाल से संबंधित वे सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम संपूर्ण साहित्य के प्रश्न की जो है जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं। अभी थोड़ा समय मैं क्लास का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है समय बढ़ाती रहूंगी ताकि आपकी जल्दी जल्दी प्रश्नों की रिवीजन होती रहे।
तो एक बार से फिर कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।